नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 6 जिसका नाम है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, इसके दूसरे हिस्से पे चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में 4 मुख्य लोग होते हैं: पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश। अब हम इन सभी की भूमिका का अलग अलग विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, आपके स्क्रीन पर है, कि अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। अब आप दोबारा से वो रिमाइंड करें जो मैंने आपको शांति और श्रीमती शिंदे की कहानी सुनाई थी। पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है, जब भी अपराध के बारे में जानकारी मिले, शिकायत की जांच करना, जैसे ही शिकायत आती है उसकी जांच करना, और एफआईआर, जो हमने पिछली वीडियो में भी देखा, एफआईआर सबसे पहले दर्ज की जाती है। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। इस जांच के आधार पर ही पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र या चार्जशीट दाखिल कर देती है। तो जैसा कि आपको पहले भी कहा गया कि पुलिस का काम यह नहीं है कि यह निर्णय करना कि कोई दोषी है या नहीं। ये देखिए यहां लिखा है, यह तय कर देना पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं। यह कौन तय करता है? इसके लिए न्यायाधीश होते हैं और पूरी प्रक्रिया होती है। तो यह पुलिस की भूमिका है। तो अभी हम जानेंगे कि पुलिस कैसे काम करती है। पुलिस के काम करने का एक तरीका होता है। कानून के शासन के बारे में हमने आपकी दूसरी इकाई में, एक पहले की वीडियो में देखा था, पढ़ा था। इसका सीधा मतलब यह है कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन होता है और पुलिस भी कानून के अधीन आती है। पुलिस को भी कुछ दायरे में रह के काम करना होता है। तो पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय, और ये भी हमने अपने जो न्यायपालिका वाला पाठ पढ़ा था उसमें जाना था कि भारत में सबसे सर्वोच्च जो संस्था है न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उन्होंने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं कि गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के वक्त पुलिस की क्या क्या जिम्मेवारियां होंगी, क्या क्या दिशा निर्देश उनको दिए गए हैं। पुलिस की जांच के दौरान किसी को सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि पुलिस भी निरंकुश नहीं हो सकती, उनके ऊपर भी एक संविधान और कानून का अंकुश लगा होता है। और पिछले वीडियो में भी हमने अनुच्छेद 22 के बारे में पढ़ा, जहां पर सरकारी वकील एक गरीब व्यक्ति को उपलब्ध करवाया गया था। तो यहां पर भी आप देखिए, फौजदारी कानून में गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकार एक गिरफ्तार व्यक्ति के भी होते हैं। गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से हो रही है। किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यहां पर मैं आपको याद करवाऊंगा, उपनिवेशिक काल में आपने इतिहास में पढ़ा, ब्रिटिश सरकार ने ऐसे एक्ट निकाल दिए कि किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए या बिना यह बताए कि उसे क्यों हिरासत में लिया गया, 2-2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। यह उपनिवेशिक काल की बात है, पर हम अब स्वतंत्र भारत में हैं। यहां पर संविधान का शासन है, संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था चलती है। तो यहां पर हर व्यक्ति के अपने अधिकार हैं। और गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। पुलिस आपको 24 घंटे से या किसी अपराधी को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकती अगर वो उसे मैजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं करती है। गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार भी उस गिरफ्तार व्यक्ति के पास होता है, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ शिकायत के आधार पर गिरफ्तार है, अभी उसका अपराध साबित नहीं हुआ। और जो इकबालिया बयान होता है उसको आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति ने ये मान भी लिया कि मैंने अपराध किया है, उसके बाद भी सबूत ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति पुलिस की मार के डर से या अपने बचाव के लिए गलत बयान भी दे सकता है। और एक और अन्य अधिकार, 15 साल से कम उम्र के बालक या किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। तो ये सारे अधिकार अनुच्छेद 22 में अंकित हैं। अनुच्छेद 22 में जो एक
गिरफ्तार हुए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है। इसके साथ ही भारत की सबसे बड़े न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में कुछ खास शर्त और प्रक्रियाएं भी तय की हुई हैं और इनको हम डीके बसु दिशा निर्देश कहते हैं, क्योंकि ये न्यायाधीश डीके बसु के नेतृत्व में ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ये एक जीके का क्वेश्चन बन गया। इसमें ये साफ शब्द तौर पर लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति गिरफ्तार करने आएगा, जो पुलिस अधिकारी आएगा, उसने पुलिस की वर्दी पहनी हो, उसकी यहां पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी और पद स्पष्ट और सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। मतलब पता होना चाहिए कौन सा व्यक्ति है, कौन सी पोस्ट पे है, और बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए ये। इसके साथ साथ जो अरेस्ट मेमो होगा, मतलब एक अरेस्ट का एक कागज दिया जाएगा कि हमने इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है, उसके ऊपर बिल्कुल समय और तारीख का उल्लेख होना चाहिए। कम से कम एक गवाह होना चाहिए कि हम इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, और यह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है, एक गवाह होना चाहिए। तो इस पर भी उस व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। और जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है, उस जिससे पूछताछ की जा रही है, उसके सगे संबंधियों को, उसके शुभचिंतकों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये उनका अधिकार है कि हमारा व्यक्ति जी आप ले गए हैं, वो कहां पे है, उसके बारे में जानना हमारा अधिकार है। यदि मान लीजिए गिरफ्तार व्यक्ति का कोई दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता हो, तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज दी जानी चाहिए। मतलब किसी भी व्यक्ति को इसी अचानक से उठा के जेल में या अपने साथ नहीं ले जा सकती पुलिस। तो ये मौलिक अधिकारों की बात हो रही है यहां पे। पर अब आप वो शांति की कहानी याद करिए। वहां पर जो सब इंस्पेक्टर राव का जो रोल था, जो उनकी भूमिका थी, वो इन नियमों के अनुसार नहीं थी। इसलिए न्यायाधीश महोदय ने बाद में कहा था कि उनकी जो भूमिका थी उस पर भी उन्होंने संज्ञान लिया था और उसके बारे में कहा था। तो इसका मतलब कानून के शासन से हम में से कोई भी अछूता नहीं है। हम सभी के ऊपर एक अंकुश है कानून का, संविधान का, और सभी के अधिकार हैं, सभी के कर्तव्य हैं। अब हम जानेंगे कि सरकारी वकील की भूमिका पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली में क्या होती है। इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है। कोई भी अपराध हो गया तो वो जनता के विरुद्ध है। इसका मतलब यह है कि अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध है। यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है, मान लीजिए उसने मेरे घर में चोरी कर ली, तो वो केवल मेरा अपराधी नहीं बल्कि पूरे समाज का अपराधी हो गया, क्योंकि मैं एक समाज का हिस्सा हूं। तो इस तरह का एक केस आपने शायद दहेज के लिए सुधा की हत्या की घटना, अगर आपको याद हो, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी है, इससे पहले देखी होगी। अभी हमने रिसेंटली जो शांति और श्रीमती शिंदे की कहानी पढ़ी, उसमें जो मुकदमा लगा वो श्रीमती शिंदे बनाम शांति हेम्ब्राम नहीं लगा, वो मुकदमा था राज्य बनाम शांति हेम्ब्राम। क्योंकि जो श्री शिंदे थे वो पुलिस की शरण में चले गए थे, और पुलिस जब वो केस लड़ रही थी तो वो केस, इसका मतलब राज्य लड़ रहा था। हालांकि वो बाद में साबित हुआ कि वो निर्दोष थी, लेकिन शुरू में वो केस राज्य बनाम शांति हेम्ब्राम बना। अब सरकारी वकील करते क्या हैं? सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करते हैं, मतलब सरकार का पक्ष प्रस्तुत करते हैं। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। जैसे कि पहले कहा, यह पुलिस की जिम्मेवारी है कि वो आरोप पत्र दाखिल करे। उसके बाद सरकारी वकील का रोल शुरू होता है। सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती। जांच पुलिस करेगी, पर उसके बाद जो जिरह होगी, जो वाद विवाद अदालत में होगा, उसमें उसकी भूमिका होगी। उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है, मतलब अपना पक्ष रखना होता है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी यह है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे पाएगी। तो ये जो मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताया, इसको भी अपनी पुस्तक में जरूर पढ़ें, और इस वीडियो अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2-3 बार देखें, और वर्कशीट को जरूर हल करें। धन्यवाद। जय हिमाचल।